नमस्कार। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको अ, इस शाम में आप सभी के बीच आने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं कैस इंडिया का और अंकुर शुक्ला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आशा करता हूं कि इस वैश्विक महामारी के समय में आप सभी अपना आप बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही कुशल और बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है ये मुझे ऐसा बताया गया था कि मैं इस पे जो मेरी अपना एक्सपर्टीज़ है, जो मेरी अपनी विशेषज्ञता है, जो थोड़ी बहुत मेरी अपनी वैज्ञानिक समझ है, उस पे मैं इस पे प्रकाश डालूं। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा पहले कि जो कैस इंडिया जो एक इनिशिएटिव है वो बहुत ही पुनीत, बहुत ही पायस इनिशिएटिव है। इसके लिए कैस इंडिया के सभी जितने भी प्रोटोगनिस्ट हैं, इसके जो नायक हैं, इसको जो इनिशिएट करने वाले हैं, उनका बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है। और सच पूछिए तो ये एक नीड ऑफ द डिकेड है। और इस पूरे कैस इंडिया को चलाने का जो पर्पज़ है वो बेसिकली तीन बिंदुओं पर जो आधारित है। सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि एक सामान्य मानवीय में बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों को लेकर के या कुछ ऐसी टेक्निकल बीमारियां जो कि इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड हो, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। तो कैस इंडिया की तरफ से जो इसका प्रमुख जो इसका उद्देश्य रहा वो ये रहा कि सबसे पहले तो एक हमें जागरूकता एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में हमें चलाना है। एक कैंपेन मोड में, एक मिशन मोड में हमें चलाना है। तो इसके लिए सबसे पहले भी किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ की नुआंसेस या उसकी बारीकियों को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है उसकी उसकी जागरूकता, कि हम उसकी पहले ABCD उसको समझें। क्योंकि जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं रहती हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो एक बड़े डॉक्टर की या चिकित्सक की या बड़े रुग्णालय की उपलब्धता हो, वो उनके पास रहती है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि भारत जो है वो 70% हमारी जो आबादी है भारतवर्ष की वो गांवों में निवास करती है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से और शिक्षा से उतनी तरीके से, जिस तरीके से अपेक्षित है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। जहाँ पर अभी स्वच्छ जल की बात हो, जहाँ पर अभी शौचालय की बात हो रही हो, जहाँ पर अभी बुनियादी रहन सहन की बातचीत हो रही हो, वहाँ पर बहुत ही बड़ी और ऐसी टेक्निकल बीमारियों के संदर्भ में जानकारी हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको सबसे पहले जो मिशन मोड में लिया कि किस तरीके से घर घर जा कर के जन जन को इसी बीमारियों के विषय में, एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, जिसको आप चाहे डिजीज़ कहें चाहे डिसऑर्डर कहें, और इसके बारे में जो जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, इसके बारे में जहाँ जहाँ भी इसके उपचार हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इसके स्पेशलिस्ट सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ भी इसके रिसर्च सेंटर्स हैं, या इसके ऊपर क्या अपडेट है या इसका भविष्य क्या है, इसके बारे में भी लोगों को बताना। तीसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण है, वो मुद्दा ये है कि किस तरीके से जो इसके सफ़रर्स हैं या इसके साथ में जो अपना जीवन चला रहे हैं, उन बहनों और भाइयों के लिए एक इंश्योरेंस की ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो कम से कम अपनी डे टू डे लाइफ में जो उनका अपना एक कॉस्टली अफेयर है, चूँकि इससे लड़ना, और हर आदमी शायद इसका इलाज वहन नहीं कर सकता, उसके लिए एक इंश्योरेंस भी, एक पॉलिसी ऐसी हो जिसको लेकर के उन्हें थोड़ी सी आर्थिक सहायता इसके लिए मिले। तो कैस इंडिया के ये जो तीन प्रमुख बिंदु हैं वो अपने आप में बड़े पायस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अटमोस्ट सिग्निफिकेंस रखते हैं। और आज के ऐसे दौर में ये एक पूरे दशक की रिक्वायरमेंट है कि इसको माउथ टू माउथ प्रमोशन करके लोगों तक पहुंचाया जाए, और इसकी व्यापकता को लेकर के इसके इस डिसऑर्डर्स का भविष्य क्या है, ताकि आने वाले समय में जो लोग अगर इसके परिदृश्य में आए तो उनको एक
सहारा ऐसा मिल सके कि पर्टिकुलर सेंटर ऐसा है जो इसके बारे में काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट ऑफ़र करता है, और एक कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इसके बारे में इंश्योरेंस भी ऑफ़र करती हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की आवश्यकता बने, ऐसा प्रयास कैस इंडिया के थ्रू है। तो मैं बहुत ही अपनी शुभेच्छा अर्पित करता हूँ इस पुनीत पहल के लिए, जिसके लिए ख़ास तौर से अंकुर शुक्ला और आप सभी लोगों को, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पूरा चिकित्सकीय जगत और जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो अपनी अपनी कैपेसिटी में जैसे जैसे उन्हें इस बारे में पता चलेगा, वो अपनी पूरी ताकत लगा करके इसके बारे में सरकार का और स्वास्थ्य जो कंपनियां हैं उनका ध्यान आकर्षित करेंगी कि अब थोड़ा सा हमारा जो फोकस है, वो जो हेल्थ का शेयर है, वो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ भी जाना चाहिए। जैसा साथियों आपको मैंने अपने पूर्व के एक छोटे से प्रोमो में बताया था कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एज ए साइंटिस्ट की कैपेसिटी में काम करता हूँ। मेरा जो मुख्य कार्य है वो है विटामिन डी के ऊपर रिसर्च करना, और बहुत सारी जो मेटाबॉलिक बोन डिसीजेज हैं, ऐसी डिजीजेज जो मेटाबॉलिज्म के ऑल्ट्रेशन से आती हैं, जैसे हार्मोनल के इम्बैलेंस से आती हैं, ख़ास तौर से जो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जिसमें ऑस्टियो जो हमारी बोन है उसमें पोरोसिस हो जाती है। पोरस का मतलब होता है छिद्र हो जाते हैं। जैसे आप सरल भाषा में अगर समझे, जैसे चाय की जो छन्नी है उसमें जिस तरीके से छेद हो जाते हैं, उस तरीके से हड्डियां भी इस तरह से फ्रजाइल, फ्रेल और कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपीनिया भी इसी तरीके का, उससे ऑस्टियोपोरोसिस से एक पहले का चरण है, उसमें भी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर होती हैं। ऑस्टियोमलेशिया है जिसमें भी हड्डी जो है वो काफ़ी जिसको बोल सकते हैं कि हम बहुत शिथिल हो जाती है, बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। इन सारी मेटाबॉलिक बोन डिजीजेज में ये रहता है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत प्रभावित होता है। तो पुरुषों में, महिलाओं में विटामिन डी का क्या रोल है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हड्डियों की जो बीमारियां हैं उनमें हम विटामिन डी के माध्यम से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, कैसे उनका प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये मेरा इस पे अपना एक काम रहा है। जब हम बात करते हैं एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो इसकी छोटी सी परिदृष्टि के साथ में मैं शुरू करना चाहूँगा कि आप सभी को पता है कि एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून आर्थराइटिक डिसऑर्डर है, और ये सेल्फ इम्यून सिस्टम से जिसके खिलाफ हमारा शरीर ऑटो एंटीबॉडीज़ भी इसके खिलाफ बनाता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसके बहुत सारे इसके जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनोलॉजी के जो फैक्टर्स हैं, जैसे चाहे वो इंटरल्यूकिन 17 हो, 23 हो, नेचुरल एनके सेल्स हो, टीएनएफ अल्फा हो, और साइटोकाइंस हो, तो वो एक टेक्निकल टर्म्स हैं जो बहुत सारा इसमें इम्यूनोलॉजी में इसके रोल प्ले होता है। अब बात आती कि अगर इस पूरे डिसऑर्डर का हम अगर नेचर देखें, तो ये नेचर जो है वो ऑटो इम्यून है। और ऑटो इम्यून जब हम किसी प्रॉब्लम को कहते हैं, चाहे वो एक डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो ब्लड के डिसऑर्डर्स हों, और चाहे वो बोन्स के डिसऑर्डर या स्केलेटन के डिसऑर्डर्स हों, जैसे कि एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इम्यूनोलॉजी का एक बहुत ही हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जितना हमारा इम्यून सिस्टम जितना इम्पोर्टेंट हमारा इम्यून सिस्टम रहेगा, जितना अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम रहेगा, उतने ही बेहतर तरीके से हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। तो एक इम्यूनिटी तो ऐसी होती है जो हम इन्नेट इम्यूनिटी हम इसे लेकर के चलते हैं, जिसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमें पैदाइश होने के समय या जन्म के समय से हमें मिलती है। दूसरी एक इम्यूनिटी ऐसी होती है जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, कि जब कोई ऐसा संक्रमण आता है या जब कोई ऐसा नया फॉरेन फैक्टर हमारी बॉडी में आता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी जो है उसे अडेप्ट करती है। अगर आप आज के वर्तमान परिदृश्य को देखें, तो जो कोरोना का जो ये वायरस है, ये नॉवेल कहा जाता है। नॉवेल कहा का मतलब ये है कि बिल्कुल नया है, इसके खिलाफ कोई वैक्सीनेशन बना ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में नया है। तो नया होने के साथ में जब ये हमारे शरीर के संक्रमण के हमारे टच में आता है, तो हमारी बॉडी को इसका कोई प्रायर एक्सपोजर नहीं होता। हमारी अपनी जो भी लिमिटेड इम्यूनिटी है, या जो भी गिवन गिफ्टेड इम्यूनिटी हमारे पास है,
हमारे शरीर को इसी से उसके खिलाफ लड़ने के लिए ताकत दिखानी पड़ती है। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में इम्यूनिटी का बड़ा रोल है। लेकिन जब ये बात आती है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के टर्म में, तो जिस तरीके से ये देखा गया है कि जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी ऑलरेडी एक हाइपर स्टेट में चली जाती है। हाइपर स्टेट का मतलब है इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है कि वो अपने खिलाफ ही ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाने लग रही है। तो मैं अब मुख्य विषय पर आ जाता हूँ कि इसमें आपका इम्यूनिटी का विटामिन डी से क्या कनेक्शन है। कि सपोज़ अगर इस प्रॉब्लम्स के सफ़रर हैं तो इम्यूनिटी तो एक ऑटो स्टेट की है, वो उसके अपनी शरीर अपने खिलाफ ही, उस प्रॉब्लम के खिलाफ ही बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बना रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के, इम्यूनिटी को एनहेंस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला है आपका एक्सरसाइज की। अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज, इसके दो आयाम होते हैं कि अगर आप अपनी डाइट हेल्दी रखेंगे तो हमारा न्यूट्रिशन जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल पैरेलली काम करता है। साथ में हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी हमारी जो है ना, जैसे कि इंड्योरेंस बेस्ड एक्सरसाइज है, लाइट वेट एक्सरसाइजेज है, योगा है, प्राणायाम है, और इस तरीके की जो थेरेपीज़ हैं ये भी हमारे जो हमारी सेल्स को बूस्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनिक यूनिटी है वो एक सेल है, और सेल में हमारे शरीर में जो घटता है वो हमारे सेल्स में घटता है, और जो हमारी सेल्स में घटता है वही बड़े तौर पर हमारे शरीर में प्रतिलक्षित होता है। तो हमारा काम है कि जो थोड़ी सी सुसुप्तावस्था की इम्यूनिटी है, जो थोड़ी सोई हुई इम्यूनिटी है, उसको हम किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ एंड एक्सरसाइज पैटर्न से, अपनी विल पावर से हम किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि ऐसा भी देखने में आता है कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस चूंकि थोड़ी सी डेबिलिटेटिंग प्रॉब्लम है, एक थोड़ी सी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं, कि आपको स्ट्रक्चर से पता चलेगा। जिस तरीके से स्पाइन में थोड़े से फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं, और चाहे वो हिप हो, चाहे वो जॉइंट्स हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो आर्म्स हो, तो बेसिकली जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस में देखा जाता है उसी तरीके से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो उस तरीके से धीमे धीमे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्यूज़ होने लगते हैं, फ्रजाइल होने लगते हैं। और इनके जो फ्यूज़न इनका जो होता है, तो साथ में जो हमारी बॉडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करती है, उसको एक डी शेप या एक छोटे से स्ट्रक्चर के थ्रू हमें पता लगने लगता है कि चाहे गर्दन थोड़ा आगे की तरफ झुकने लगती है, और पॉस्चरल डिसऑर्डर्स भी उसमें नज़र आने लगते हैं जो कि एक दूर से अपीयरेंस में आने लगते हैं। ऐसा होने के साथ साथ में ये बहुत स्वाभाविक है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति जो हमारा सोशल लुक होता है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है। जब हमारा सोशल लुक प्रभावित होता है तो हमारी जो स्ट्रेस कैपेसिटी है वो, हमारी जो स्ट्रेस है वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ये भी पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को कहा है कि बहुतायत में अगर कोई एक फैक्टर है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हो, या अगर कोई डिसऑर्डर्स आ गया तो उसके बावजूद उसके साथ का जो स्ट्रेस है, इन सारी चीज़ों के पीछे जो अगर कोई एक फैक्टर है वो स्ट्रेस कहा गया है। तो अगर हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो हमारे शरीर पर उसका असर पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप ये कंडीशन मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताऊं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो बोलता है कि मैं चल नहीं सकता थोड़ा सा क्योंकि मेरे घुटनों में बड़ा दर्द होता है, लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई थोड़ा तो आपको चलना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि जब चलने पे ही दर्द होता है तो अब हम कैसे चलें, क्योंकि अब दर्द तो तभी कम होगा जब हम और चलेंगे। तो ये एक इस तरीके की एक थोड़ी सी विरोधाभासी जो देखने में लगती है कंडीशन, वो हमारे सामने आ जाती है कि हमें स्ट्रेस कैसे हम दूर करें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी आ गई, या इस बीमारी पहले आ गई, हमें कोई स्ट्रेस नहीं था, लेकिन अब ये चूंकि बीमारी आ गई तो अब हमें और स्ट्रेस आ गया। तो ये दोनों बातें बड़ी स्वाभाविक सी हैं। और आज का जो हमारा जीवन है वो जितना भागदौड़ भरा जीवन है, हमारी जो जीवन शैली है वो भी बुरा मत मानिएगा, बड़ी दोषपूर्ण जीवन शैली है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो हमारे अपने खुद के विचार हों, वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्हीं सब
फैक्टर्स के बीच में अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हमें मिलती है तो आप समझिए कि वो कितना एक 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 बड़ा चैलेंज लेकर के उस कंडीशन उस व्यक्ति के लिए आती है। लेकिन फिर भी ह्यूमन विल पावर के आगे कोई भी पावर काम नहीं करती। उस विल पावर के आगे सारी पावर फेल हैं। तो अगर आप अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं, अगर आप अपनी आत्मबल को बढ़ाते हैं, तो आपको वो परमार्थ बल भी मिलेगा। मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी का भी एंगल आपके बीच में रखूंगा, हालांकि वैज्ञानिक लोग स्पिरिचुअलिटी की बातें ज़रा कम करते हैं, लेकिन मैं आपसे इसलिए कहूँगा कि ये भी एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है कि जब आपका आत्मबल बढ़ता है, जब आपका परमार्थ बल बढ़ता है, जब आपके अंदर जीने की इच्छा बढ़ती है, जब आप बहुत सारे सपने सजोते हैं कि नहीं मुझे इसके खिलाफ लड़ना है, मैं इसी कमज़ोरी को अब अपनी ताकत बनाऊंगा और मुझे तो ये कोई कमज़ोरी लगती नहीं है। अगर मैं हार गया, मैं अगर घर पर बैठ गया, तो बाकी लोगों को इससे इसके इस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसके टॉर्च बियरर बनिए, आप इसके प्रोटोगनिस्ट बनिए, आप इसके नायक बनिए, आप अपनी विल पावर को आगे बढ़ाइए। अब विल पावर को बढ़ाने के, इम्यूनिटी को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं साइंटिफिकली शुरू करता हूँ। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि विटामिन डी एक पहला ऐसा हार्मोन है, सबसे ओल्डेस्ट हार्मोन है। और विटामिन डी एक हार्मोन ही नहीं, एक न्यूट्रिएंट भी है। और ये पहला ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। नेचुरल सोर्स से मिलने का मतलब हमें ये सन से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। और खूबसूरत बात क्या है कि जो विटामिन डी है, इसके जो रिसेप्टर हैं, ये हमारे सभी ऊतकों में, सभी कोशिकाओं में, सभी सेल्स में, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में इसके रिसेप्टर्स हैं। तो आप जरा अपना दिमाग भी लगा करके सोचिए, अगर ये इंपॉर्टेंट विटामिन ना होता, अगर ये इंपॉर्टेंट हार्मोन ना होता, तो सभी अंगों में इसके रिसेप्टर्स की आवश्यकता क्या थी। नेचर ने हमें सभी अंगों में, उसके सभी ऊतकों में, उसके सभी सेल्स में, उसकी सभी कोशिकाओं में वो पावर हमें दी। और वो पावर हमें मिलती कहां से? वो पावर हमें मिलती सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश के और कितने लाभ हैं उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो सारा आप जानते होंगे। लेकिन सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट बी रेस हैं, अल्ट्रावायलेट बी किरणें हैं, उनके अंदर हमें विटामिन डी, जब हमारे शरीर के संपर्क में वे आती हैं, तो हमें विटामिन डी मिलता है। तो हमारे त्वचा में, हमारे त्वचा की खाल में, जिसको हम ऊपरी लेयर कहते हैं, जैसे आप ये वाली लेयर अगर आप देखें, तो इसके अंदर जब सूर्य के प्रकाश टकराता है, इसमें अल्ट्रावायलेट बी रेस टकराती हैं, तो इस त्वचा के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल से सूर्य का प्रकाश, अल्ट्रावायलेट बी रेज मिल करके एक प्री विटामिन बनाती हैं, प्री विटामिन डी बनाती हैं। उसके बाद वो लिवर में जाता है, लिवर के बाद फिर वो किडनी में जाता है, किडनी के बाद जाने के बाद हमारे शरीर में वो 20 से 25 मिनट के अंदर एक एक्टिव विटामिन डी बनाता है। अब वो जो एक्टिव विटामिन डी है वो करता क्या है? क्योंकि उसके रिसेप्टर्स हमारे शरीर की, चाहे सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, हर जगह उसकी उपादेयता है, उसकी आवश्यकता है, और उसका हर जगह रोल है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल इसे ड्रग ऑफ द डिकेड कहा है, एक दशक का विटामिन कहा है इसे। और आपको ये जान करके शायद बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग लिटरेचर पढ़ते रहते होंगे, कि लगभग सभी बीमारियों में विटामिन डी की कमी को देखा गया है। या यूं कहें कि विटामिन डी की कमी का एसोसिएशन लगभग सभी बीमारियों में देखा गया है। इसलिए विटामिन डी का बड़ा महत्व है। और एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के टर्म में जब मैं बात करता हूं, तो आप बहुत सारे लिटरेचर देख सकते हैं इंटरनेट पे, जो क्वालिटी लिटरेचर है, जो कि पीयर रिव्यूड लिटरेचर है, उसमें ये प्रूवन है कि विटामिन डी की एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है। जब विटामिन डी की कमी पाई जाती है, तो विटामिन डी की जो कमी है वो हमारी हड्डियों पे सीधा प्रभाव डालती है। अब वो हमारी हड्डियों पे कैसे प्रभाव डालती है कि हमारे हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है, हमारे हड्डियों के अंदर जो मिनरल है, हमारे हड्डियों के अंदर जो खनिज है, हमारे हड्डियों के अंदर जो कोलेजन है, जो मैट्रिक्स है, वो कमज़ोर होने लगता है। तो हमारा शरीर वहाँ से वो खनिज खींचने लगता है। और एक सीधा रिलेशन है कि अगर हमारी जो बोन की मिनरल की डेंसिटी है, जिसे हम बीएमडी कहते हैं, वो बीएमडी भी हमारी कम हो जाती है। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में बीएमडी भी काफ़ी लोअर पाई गई। इनके अंदर, इन पेशेंट्स के अंदर, इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो ऑस्टियोपीनिया, जो हड्डी का डिसऑर्डर है, या जो ऑस्टियोपोरोसिस है, उसका भी जो प्रेवलेंस है
वो भी 30 से 32% तक पाया गया। तो ये हमारे शरीर में विटामिन डी का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि अ, हम किस तरीके से अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा को अच्छा रखें। दूसरा, नई रिसर्च ये अभी फिर से लोगों ने करके देख ली है कि विटामिन डी हमारे शरीर में केवल हड्डियों के डिसऑर्डर्स को ही करेक्ट करने के लिए आवश्यक नहीं है, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को इन्हेंस करने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाता है? विटामिन डी जब हम लेते हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर में जब सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है नेचुरल सोर्स से, तो हमारे बॉडी में एक प्रोटीन सिक्रीट होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोर्फिन। अब ये एंडोर्फिन प्रोटीन बेसिकली क्या करती है? हमारे मूड को बड़ा अच्छा रखती है, हमें खुशनुमा रखती है। जैसे एक हार्मोन का नाम आपने सुना होगा, सेरोटोनिन। तो एंडोर्फिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे मूड को बड़ा अच्छा रखती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, जो थोड़ा सा लाइट में रहते हैं, वो थोड़े से काफ़ी एक एजाइलनेस के साथ में, एक इंटेलिजेंस के साथ में, एक हम्बल डेमेनोर के साथ में आते हैं। लेकिन जो बहुत अंधकार में रहेंगे, जो बहुत प्रकाश से वंचित रहेंगे, जो थोड़े अंधेरे में रहेंगे, उनके अंदर थोड़ा सा अवसाद का, उनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स का प्रेवलेंस ज़्यादा है, ऐसा माना जाता है। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप सूर्य के प्रकाश में रहेंगे, और वो मैं आपको बताता हूँ कि आप कब रहें और कब इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जब आप रहेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, और इससे आपको एंडोर्फिन मिलेगा जो आपका मूड अच्छा रखेगा। साथ में एक आपके शरीर में जब विटामिन डी बनता है नेचुरल सोर्स से, टैबलेट से भी, अभी किसी सज्जन ने हमारे आकाश जी ने कह रहे हैं कि टैबलेट, वो आपको मैं बता दूंगा। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम नेचुरल सोर्स की बात करें, तो हमें नेचुरल सोर्स से विटामिन डी लेना चाहिए जो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। वो जब हमें मिलता है शरीर में तो हमें एंडोर्फिन मिलता है, जिससे हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। डिफेंसिन नामक करके एक प्रोटीन हमारे शरीर में यह बनाता है। अभी डिफेंसिन नामक प्रोटीन, जिसे हम कैप्सिलिडीन भी कहते हैं, कैप्सिलिडीन क्या करता है? बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारी टी सेल है, उसको ऑल्टर करता है, उसको पॉजिटिवली ऑल्टर करता है। जब हमारी टी सेल को ये प्रभावित करता है तो बहुत सारे जो वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जो कि पैथोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको ये किल करता है। और तो जिस तरीके से, और साथ में क्या है कि इम्यूनिटी का विटामिन डी के साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन है। विटामिन सी का तो कनेक्शन है ही, साथ में विटामिन डी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि, और मेरा अपना खुद का मानना है और ये लिटरेचर भी कहता है कि विटामिन डी जो है वो एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन है। और जैसा पता है कि लिटिल अमाउंट ऑफ स्टेरॉयड इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी नेचुरली खुद ही बना लेती है। और विटामिन डी बेसिकली क्या है कि शरीर में 2000 जीन्स ऐसे हैं जिनको ये ट्रिगर करता है, जिनको ये उत्प्रेरित करता है, जिनके लिए कैटलिस्ट का काम करता है, जिनके लिए ये जिनके जिसको जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि अप रेगुलेट करता है। तो बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जिन्हें, जो अप रेगुलेट नहीं हो पाते, वो नल फेज में पड़े रहते हैं, जिनको किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो एक छोटा सा विटामिन डी का जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो 2000 जीन्स को अप रेगुलेट करता है। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको मैं एक छोटे से क्रिस्प पैराग्राफ के तौर पे बताऊं तो आप समझिए कि विटामिन डी हमारी केवल जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसी को अच्छा नहीं करता। लोग बोलते हैं कि भाई विटामिन डी लेने से कैल्शियम जो इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। वो तो बिल्कुल ठीक बात है। तो विटामिन डी हम लेंगे तो हमारा कैल्शियम रेगुलेट होगा। साथ में रेनिन जो हमारा एक प्रोटीन है, जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है, उसको भी रेगुलेट करता है, हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, हमारे इन्फेक्शियस डिजीज के जो पैथोजेंस हैं उन्हें किल करता है। साथ में हमारी जो वेस्कुलर टोन ऑफ द बॉडी है उसको इन्हेंस करता है, जो मायोकार्डियल फंक्शन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखता है, हमारे हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं, जो हमारी हार्ट है उसकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। डायबिटीज़ अगर होने वाली है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स को है या हमारे सिबलिंग्स को है या हमारे फर्स्ट डिग्री ऑफ रिलेटिव्स को डायबिटीज़ है, तो और हमारे भी अंदर ऐसा चांस आता है कि हमें भी डायबिटीज़ अब हो सकती है कि भाई फादर को 45 ईयर्स में डायबिटीज़ हो गई थी और मैं भी अब लगभग 45 का होने वाला हूँ, तो शायद मुझे भी हो जाए, ऐसा चांस होता है। लेकिन अगर आपका विटामिन डी का स्तर बहुत अच्छा रहता है तो वो डायबिटीज़ 5 6 साल 10 साल पीछे चली जाती है, आगे चली जाती है। और उसके बाद हमारा जो
किडनी फंक्शन टेस्ट है उसको ये बहुत अच्छा रखता है, लिवर को भी बिल्कुल अच्छा रखता है। अगर अब ये सब आपको मैं मोटे मोटे टर्म्स में बता रहा हूँ। और तो आप एक तरह से देखिए कि विटामिन डी का जो एसोसिएशन है वो बहुत सारी बीमारियों में, मतलब मैं उनके नाम नहीं गिना सकता, इतना ज़्यादा उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। तो आप इसको दो तरीके से समझिए कि विटामिन डी की अगर कमी है तो बहुत सारी बीमारियों के साथ में इसका एसोसिएशन है। उसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये बीमारियां हुई ही तब जब विटामिन डी की कमी थी, या आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि विटामिन डी की कमी थी और इन बीमारियों को उपजने का, पैदा होने का अवसर मिल गया, अदरवाइज इनका एसोसिएशन होता ही नहीं। क्यों विटामिन डी का एसोसिएशन अधिकांश बीमारियों से है, इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया कि ये एक हार्मोन है, ये साथ में एक न्यूट्रिएंट भी है, नेचुरल है। इसकी कमी, इसकी कमी क्या है मैं आपको भी टेक्निकल टर्म्स में बता दूंगा। इसकी कमी से बहुत सारे डिजीज हो जाती हैं। और साथ में ये भी रिसर्च हुई कि अगर इसका ऑप्टिमम लेवल हमें मिल जाए, विटामिन डी अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में रहे, तो बहुत सारी बीमारियों को ऑप्टिमाइज करके हमें बड़ा फायदा मिला। ऑप्टिमाइज करने का मतलब उन्हें अवरोध कर दिया, उसमें ब्रेक लग गया, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के संदर्भ में आप समझिए कि दो सेगमेंट के मरीज हैं, दोनों को ट्यूबरक्लोसिस है। एक को केवल ट्यूबरक्लोसिस की दवा दी गई, दूसरे को ट्यूबरक्लोसिस के साथ में विटामिन डी की भी दवा दी गई। उस मरीज में जल्दी लाभ हुआ जिन मरीज में विटामिन डी के साथ में ट्यूबरक्लोसिस की दवा दी गई। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें अभी आज कोविड-19 के परस्पेक्टिव में आप देखेंगे तो ऐसा देखा जा रहा है, लैंसेट में भी एक रिपोर्ट आई है कि आईसीयूज में जो कोविड-19 के पेशेंट्स, जो बेचारे जो जिनका निधन हो रहा है, उनका विटामिन डी बहुत ही कम है। तो ऐसा एक हाइपोथेसिस जनरेट हो रही कि अगर इनका विटामिन डी अगर अच्छा होता तो शायद ये इनको अपने जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता, लाइफ को हम उनकी बचा सकते थे। भले उनकी मॉर्बिडिटी ज़रूर आ सकती थी, लेकिन मॉर्टैलिटी में तब्दील नहीं होती। तो विटामिन डी अच्छा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा। विटामिन डी अगर अच्छा है तो कोविड से लड़ने में, उससे इम्यूनिटी बढ़ा करके उससे संक्रमण से लड़ने में हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। उसी तरीके से हमारी इम्यूनिटी अगर हम इन्हेंस करें, क्योंकि सामान्य मानवीय की इम्यूनिटी जो विटामिन डी के सेंस में अगर हम करें तो 90% भारतीयों को विटामिन डी की कमी है। तो आप ये समझिए, जब चिकित्सक, परिचायिकाएं, नर्सेस, पैरामिलिट्री वर्कर्स, स्कूल चिल्ड्रन, प्लेन्स टू हिल्स, जितने भी सेगमेंट हैं, जब सभी लोगों को विटामिन डी की कमी है, तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को, ऑटो इम्यून के पेशेंट्स को नहीं होगी, इसकी तो संभावना हो ही नहीं सकती। उनको भी इसकी कमी ज़रूर होगी। तो आप एक चेक रखिए विटामिन डी का कि आपका विटामिन डी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि आपके एंक्लोजिंग एएस के पेशेंट्स में विटामिन डी की बहुत कमी है। इनके अंदर की बीएमडी वो काफ़ी लो है, इनके अंदर जो प्रेवलेंस है ऑस्टियोपोरोसिस का, ऑस्टियोपीनिया का, वो भी काफ़ी हायर है। लेकिन एक्सरसाइज से, डाइट से और विटामिन डी के करेक्शन से आप अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि आप एएस के जो, चूंकि ये प्रोग्रेसिव है, बढ़ने वाली है, डेबिलिटेटिंग है, इस पे आप किस तरीके से ब्रेक लगा सकते हैं, इसका बहुत अच्छा मैनेज आप कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में इसकी जो जीनोम की मैपिंग है वो भी हो रही है। हालांकि इसका पूरा जेनेटिक मैप अभी पुअरली अंडरस्टूड है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके जो पाथवेज हैं, चाहे वो इंटरल्यूकिन्स के पाथवे तो 17 हो, 23 हो, या टीएनएफ के पाथवेज हों, उसको अभी स्टडी चल रही है। होल जीनोम मैपिंग इसकी हो रही है। तो वो आगे इसमें भविष्य में कुछ अच्छा, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छी रिसर्च एक निकल करके आएगी कि किस तरीके से बहुत से इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स ऐसे आपको दिए जाएं जिससे ये डिजीज़ जहाँ तक भी पहुँच चुकी है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए, और आप उसके साथ में एक बहुत अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से अपनी लाइफ को लीड करें। पूछा गया कि सजेस्ट डाइट विच इज़ रिच इन विटामिन डी, ओम साईं जी ने पूछा है। देखिए, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप मशरूम ले सकते हैं, ब्रोकोली ले सकते हैं, और अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग में भी रहता है विटामिन डी, और साथ में आपका बादाम में आलमंड्स आप ले सकते हैं। फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश भी ले सकते हैं, उसमें विटामिन डी रहता है। दूध में भी थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन याद रहे, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप रोज लेते हो तब तो आपको इनका फ़ायदा है, क्योंकि विटामिन डी की जो हाफ लाइफ है वो 15 से 20 दिनों की है। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आप सूर्य के प्रकाश में जाएं, एक ऐसा सन एक्सपोजर आप लें
देखिए, भारत में सन एक्सपोज़र का जो चलन है वो नहीं है, बहुत सारे कारणों से। चाहे वो यहाँ परिधान को लिया जाए, चाहे इसमें चाहे बुर्का हो, चाहे जिसमें घूंघट हो, या हमारा जो पहनावा हो वो इतना शालीन पहनावा हमारा कहा जाता है। इस वजह से हमारे बहुत सारे अंग जो है वो सूर्य के प्रकाश में नहीं आ पाते। जिस तरीके से पश्चिम में हमने देखा है कि सन बाथ का बड़ा अच्छा कल्चर वहाँ पे रहता है। लोग सी बीचेस पे जा करके अपने बॉडी का मैक्सिमम एरिया वहाँ पे एक्सपोज करते हैं, और वो सन का लाभ, सूर्य का प्रकाश का लाभ लेते हैं। इसलिए उनका विटामिन डी हमारे कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा रहता है। लेकिन हमारा क्या, हमें अब क्या चाहिए कि धीमे धीमे हमारे जो कंट्री में, जो भारत जिस लैटिट्यूड पे आता है वो 35 डिग्री बिलो द इक्वेटर है, सॉरी 35 डिग्री बिलो द लैटिट्यूड है। तो यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट बी रेज हैं वो इस धरती पर हमारे जो भारत का जो रीजन है उस पर केवल 1% के आसपास ही आ पाती हैं अल्ट्रावायलेट बी रेज। और क्योंकि वो स्लांट पोजीशन में, एक तिरछी पोजीशन से पड़ती हैं, तो हमें विटामिन डी वैसे भी बड़ा कम मिल पाता है। दूसरा कारण ये है कि जैसे कि जो पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 सालों में जो वातावरण के अंदर जो प्रदूषण आया है, चाहे वो फॉग हो, चाहे वो ओजोन लेयर की वजह से हो। और सुनील जी पूछ रहे हैं कि टाइम बताइए सन बात का, मैं बताता हूँ, इसी आगे इसमें आ जाएगा। तो इसको जो वातावरण की ये जो पिछले 20 सालों में जो चेंजेस आया औद्योगिकरण से, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस विटामिन डी की डिफिशियंसी को वातावरणीय विटामिन डी डिफिशियंसी कहा जाने लगा। मतलब ऐसा विटामिन डी जो पहले हमारे पुरखों को, हमारे बुजुर्गों को मिल जाया करता था बड़ी आसानी से, तब इतना प्रदूषण नहीं हुआ करता था। अब प्रदूषण इतना बढ़ गया कि इस विटामिन डी की डिफिशियंसी को वातावरणीय विटामिन डी डिफिशियंसी कहा गया। वो अल्ट्रावायलेट बी रेज जो हैं वो बेसिकली हमारे धरती पर आ ही नहीं पाती, और आती हैं तो बहुत देर से आती हैं। तो अब मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ कि एम्स की जो रिसर्च है जो 2016 की, वो ये बताती है कि पहले जो अल्ट्रावायलेट बी रेज कभी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे हमें मिल जाया करती थी, वो अल्ट्रावायलेट बी रेज अब जा करके दोपहर 11 बजे से ले करके 1 बजे तक, 11 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे के बीच में सर्वाधिक रहती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि दोपहर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक हम सभी लोग तो अपने ऑफिस में रहते हैं, या अपने घरों में रहते हैं, या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हम 11 से 1 के बीच में जा नहीं सकते। दूसरा सवाल आता है कि साहब 11 बजे से 1 बजे की जो धूप है, ये तो बड़ी चुभन वाली धूप है, इसमें हमें विटामिन डी पता नहीं मिले कि ना मिले, लेकिन पता चला ऐसा ना हो कि हम धूप की गर्मी से बेहोश हो जाएं, हमें कहीं हीट स्ट्रोक ना हो जाए, या हमारा रंग ही सांवला ना पड़ जाए, है ना, हमारे अंदर टैनिंग ना हो जाए। युवाओं को थोड़ी इस बात की भी चिंता हो सकती है, और ये स्वाभाविक भी है। एक और अवधारणा आती है कि साहब ये भी सुनने में आता है कि सूर्य के प्रकाश से बहुत देर तक खड़े होने से, लॉन्ग एक्सपोजर करने से कैंसर, स्किन कैंसर का भी चांस रहता है। तो ये बात ठीक है कि विटामिन जो अपनी अल्ट्रावायलेट ए रेज है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से स्किन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट बी रेज है उसका काम तो केवल विटामिन डी ही बनाना है। जब मैं बात करता हूं सूर्य के प्रकाश को आप लें, तो सूर्य के प्रकाश के साथ में मैं ये भी बात कहता हूं कि सेंसिबल सन एक्सपोजर लें। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें पता है कि हमारी भूख अगर 4 रोटी की है तो हम 3.5 रोटी खाएं या 4 रोटी खाएं। अगर हम 5 रोटी खाएंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। सेंसिबल सन एक्सपोजर का मतलब ये हुआ कि ऐसा सन एक्सपोजर जिसे हम सहन कर सकें, जो हमें गुनगुनी धूप के रूप में लगे, जो हमें तपिश न दे। ऐसी धूप में हम जाएं जिसमें हमारी परछाई लंबी बने, ऐसी धूप में हम ना जाएं जहां पे हमारी परछाई ना बने। जैसे 12 बजे की जो धूप है वो हमारे सर के ऊपर की धूप है, क्या उसमें कोई परछाई बनेगी? नहीं बनेगी। जब स्लांट पोजीशन में कोई तिरछी धूप आ रही होगी, जैसे दोपहर की 2:30 बजे की जो धूप होगी, शाम की 3 बजे की जो धूप होगी, 3:30 बजे तक की भी जो धूप होगी, वो उसमें हमारी परछाई लंबी बनेगी। तो याद रखिएगा, जिस धूप में आपकी परछाई लंबी बने वो धूप आप लीजिए। या 11 बजे से 1 बजे की जो धूप है उसमें अल्ट्रावायलेट बी रेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अगर ये भी लगता है कि साहब मेरे साथ ये फैक्टर है कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, या मैं इस धूप को नहीं ले सकता, या मैं टैनिंग नहीं होना करना चाहता अपने आप को, तो आपको
थोड़ी सी देर की, जितना सेंसिबल हो सके आपसे, जितना सहन आप कर सके उतनी ले लीजिए। 5 मिनट की, 6 मिनट की धूप में विटामिन डी बनना प्रारंभ हो जाता है। 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो जितनी युवा आपकी त्वचा होगी, जितनी कसी हुई आपकी त्वचा होगी, उतना जल्दी आपको विटामिन डी मिल जाएगा। बुजुर्गों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनकी त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो उनको थोड़ी सी समस्या आती है। जो थोड़े से ओबेज लोग हैं, जो थोड़े से मोटे लोग हैं, उनके अंदर विटामिन डी की और भी कमी रहती है। जो और थोड़े से जिनका रंग थोड़ा श्याम रंग का है, जो थोड़े से सांवले रंग के हैं या और भी उससे ज़्यादा गहरे कलर के हैं, उन लोगों के अंदर भी विटामिन डी की काफ़ी कमी रहती है। क्योंकि क्या होता है, त्वचा हमारी जितनी क्लीन रहेगी, जितना उसके अंदर मेलेनिन नहीं रहेगा, तो हमारी त्वचा के अंदर जो सांवलापन होता है वो मेलेनिन की वजह से आता है। मेलेनिन क्या करता है, त्वचा में एक अवरोध उत्पन्न करता है। तो जितना कम मेलेनिन रहेगा उतना अच्छा विटामिन डी बनेगा, उतनी जल्दी विटामिन डी बनेगा। जितना मेलेनिन ज्यादा रहेगा तो आपको और देर तक रुकना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10 बजे से लेकर के सुबह आप 9 बजे से भी कोशिश कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक का एक समय आपके पास है। और ये पूरा जाड़ा को अगर हम छोड़ दें, विंटर सीजन को छोड़ दें, तो बाकी सारे समय हम इसमें विटामिन डी ले सकते हैं। आप रुक रुक करके भी ले सकते हैं। जिस तरह आप ऑफिस में टी ब्रेक लेते हैं, उसी तरह आप डी ब्रेक भी ले सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए आप अपनी चाय धूप में पीजिए, अपने दोस्तों के साथ पी लीजिए। ऐसी जगह पे खड़े हो जाइए जहाँ पर आपका जो माथा है, आपके गाल हैं, आपके हाथ हैं, आपकी कलाई है, या आप घुटने आपके नीचे, वो अगर सूरज में एक्सपोज्ड हो जाएं तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। आपको लगता है कि मुझे अपना चेहरा एक्सपोज नहीं करना, मैं तो सनस्क्रीन लगाता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पीठ को सूरज की तरफ कर दीजिए, आप अपनी कलाइयों को सूरज की तरफ कर दीजिए, आप अपने घुटनों तक ऐसी जगहों पे आप चले जाएं जहां तक आप अपनी पैंट को या अपने बरमूडास जो आपके हों वो घुटनों तक हों। तो उसके नीचे का भी अगर आप एक्सपोजर दे देंगे तो शरीर का कोई भी पोर्शन जो है वो अगर धूप के संपर्क में आएगा 5 या 10 मिनट तक, तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। राज झाकर जी कह रहे हैं कि सर मैं किसान हूँ, धूप में बहुत टाइम रहना पड़ता है। ये तो एक बड़ी खुशी की बात है कि आप इस देश के अन्नदाता हैं और आप धूप में रहते हैं। लेकिन राज जी, मैं आपको बता दूं, किसानों के ऊपर भी, फार्मर्स के ऊपर भी एक स्टडी हो चुकी है और ये पाया गया है कि किसानों के अंदर भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन मैं यहाँ से गेस नहीं कर सकता कि आपका विटामिन डी कितना होगा। कभी अगर समय मिले तो आप एक बार उसको अपना विटामिन डी चेक कराइएगा जा करके। मोटे तौर पे आप ये मान के चलिए कि आपको किसी खास तौर से मैं आपके लिए कह रहा हूँ, चूंकि आप हमारे अन्नदाता हैं, आप किसान भाई हैं, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप तो चूंकि ऐसा प्रोफेशन में हैं कि आप सूर्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा समय धूप में मत रहिए, क्योंकि आपका लगभग रोज ही जाना होता होगा। तो विटामिन डी हमारी प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट है। अगर हफ्ते में आप 2 घंटे भी धूप में रह लेते हैं मिला करके, आज आप 10 मिनट रहे, परसों 20 मिनट रहे, किसी दिन 30 मिनट रहे, रविवार के दिन, संडे के दिन या किसी हॉलीडे के दिन आप ज़्यादा रह गए, आपको काउंट करना कि क्या पूरे हफ्ते में मैं 2 घंटे धूप में रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ। और पर डे अगर आप रहना चाहते हैं तो आप उसमें आप रह सकते हैं, मतलब 20 से 25 मिनट आप उसमें रह सकते हैं। तो आपको नेचुरल सोर्स है जो विटामिन डी के अंदर, एक सबसे बड़ी खास बात क्या है, कभी इसकी टॉक्सिसिटी आपको नहीं होगी। हमारा शरीर उतना ही विटामिन डी बनाएगा जितनी उसकी रोज की रिक्वायरमेंट है। इसकी हाफ लाइफ 15 दिन तक है। तो अगर आपने हफ्ते में 2 घंटे की धूप ले ली है, ऐसा मत करिएगा कि एक ही दिन आप 2 घंटे, आप कोशिश करिएगा कि रोज थोड़ा थोड़ा लीजिए, तो आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। तो आपको नेचुरल विटामिन डी मिलेगा जिसकी टॉक्सिसिटी कभी नहीं होगी। और भारत नागपाल जी कह रहे हैं कि सर देयर इज एन एनी रिसर्च ऑन प्रोबायोटिक्स कैन बी हेल्पफुल ऑन रिफ्रेन क्लेप्सिला विच इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, प्लीज टेल इज दिस ट्रू। देखिए, क्लेप्सिला के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रोबायोटिक्स के बारे में बता सकता हूँ कि प्रोबायोटिक्स आर दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे गट में, लैक्टोबैसिलस जैसे उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, जिसे आज की डेट में एक फ्रेंडली बैक्टीरिया भी हम कहते हैं, या जिसे हम, एक नई थ्योरी आजकल आ रही है पिछले 5 वर्षों में जिसने बहुत ज़्यादा अटेंशन साइंटिस्टों का लिया है, उसको हम बोलते हैं कि गट फ्लोरा, गट बैक्टीरिया, और साथ में जिसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोम, हम जिसे बोलते हैं। तो हमारा जो माइक्रोबायोम है उसका भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। ये प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया जो हैं, ये हमारे शरीर को
हमारे माइक्रोबायोम जो है हमारी इम्यूनिटी को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेरा ऐसा अपना, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा मेरा मानना है निश्चित रूप से इन फ्रेंडली बैक्टीरियाज का हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हमारे चूंकि ये मित्र बैक्टीरिया कहे जाते हैं, प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया, इनका भी बहुत अच्छा रोल होगा। मैं आगे कभी इसके विषय में कोई अच्छी सी रिसर्च पढ़ूंगा, कोई अपडेटेड रिसर्च, तो क्लेप्सिला के विषय में आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से इसका एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में रोल है। लेकिन नो डाउट इसका एक मुझे ऐसी फील आ रही है कि इनका एक ज़रूर रोल होगा, क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स है। और जब बात आती है कि हम कितनी देर धूप में रहें, तो हमें 20 से 25 मिनट धूप में रहने की आवश्यकता है। अगर हम प्रतिदिन जाते हैं तो 10 से 15 मिनट में भी हमारा कार्य चल जाएगा। जब हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो आपको ध्यान आएगा नवंबर से मार्च का जो महीना है, इस पूरे महीने के अंदर हमें लगभग सूर्य के प्रकाश से कोई विटामिन डी नहीं मिलता, लगभग ना के बराबर हमें मिलता है, क्योंकि कोहरे के कारण वातावरणीय प्रदूषण के कारण अल्ट्रावायलेट बी रेज हमारी धरती पर नहीं पहुंच पाती। तो एक भ्रांति धारणा बैठ जाती कि साहब हम तो जाड़ों में सुनील जी पूछ रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या है। प्रोबायोटिक्स का मतलब जो होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, और वो एक हमारे मित्र बैक्टीरिया की तरीके से रहते हैं, हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे साथ में एक सिम्बायोसिस करते हैं। प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे कैप्सूल्स भी आते हैं, उसके योगर्ट भी आते हैं, उसका दही भी आता है, उसकी छाछ भी आती है। प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं, तो वो आप किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पूछ करके या किसी चिकित्सकीय परामर्श से ले करके आप उसको ले सकते हैं। और तो जो हमारा जो नवंबर से मार्च का जो महीना है, इसमें हमें विटामिन डी बहुत कम मिलता है। हमारा काम तब ये रहता है कि हमारा ये जो, और यही वो महीना है, आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे फ्लूज जो है ना, बहुत सारे, चाहे कोविड-19 का इन्फेक्शन देख लीजिए, ये सारे नवंबर से मार्च के बीच में ही आते हैं। यही वो फेज़ है कि हमारी इम्यूनिटी भी कम रहती है, क्योंकि हमें विटामिन डी मिलता नहीं है। हम पहले से ही विटामिन डी में बहुत कम रहते हैं। नवंबर से जो मार्च का महीना है, इसमें हमारी धरती को विटामिन डी नहीं मिलता, तो हमें क्या मिलेगा? तो हम धूप में कितनी भी देर बैठे रहें, हमें विटामिन डी नहीं मिलता। तो ये भ्रांत धारणा है कि हम घंटों धूप में अखबार पढ़ते हैं, हम धूप में ही चाय पीते हैं, हम धूप में ही स्वेटर बुनते हैं, हमें तो बहुत विटामिन डी मिल जाता होगा। नहीं मिलता होगा। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू विटामिन डी लेना चाहिए। ब्रोकोली लेनी चाहिए, हमें मशरूम का सेवन करना चाहिए, हमें दूध का खूब सारा सेवन करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज खूब करनी चाहिए। साथ में अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू हमें लेनी है तो प्रधानमंत्री जन औषधि में 120 रुपए का एक पत्ता आता है, उसके अंदर आपको जिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको विटामिन डी मिलेगा, उसके अंदर आपको मैग्नीशियम मिलेगा, उसके अंदर आपको कैल्शियम सिट्रेट मिलेगा। बहुत ही अच्छी दवा है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर वह मिलती है, और मेरे ख्याल से 32 या 30 रुपए में 30 गोलियां उसकी मिल जाती हैं। तो अगर आपको फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट्स के थ्रू विटामिन डी और अदर मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स आपको बनाने हो, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर वह दवा उपलब्ध है, आप उसको जाकर के ले सकते हैं। वो शायद 120 रुपए का एक पत्ता है। तो इस तरीके से आप उस दौरान उन 3-4 महीनों में, जाड़ों में, आप खाद्य पदार्थों के थ्रू और इस तरीके के विटामिन डी के सप्लीमेंट से आप अपनी विटामिन डी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। साल में 1 या 2 बार आप विटामिन डी का टेस्ट करा लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन डी की डिफिशियंसी कब मानी जाएगी, इसकी इनसफिशियंसी कब मानी जाएगी, इसकी सीवियर इनसफिशियंसी कब मानी जाएगी। विटामिन डी का टेस्ट ब्लड से होता है। अगर ये 10 नैनोग्राम ml से कम है तो इसको सीवियर इनसफिशियंसी कहेंगे। अगर ये 10 से 20 नैनोग्राम के बीच में है, इसे इनसफिशियंसी कहेंगे। अगर ये 20 से 30 के बीच में है तो इसे हम डिफिशियंसी कहेंगे या कमी कहेंगे। विटामिन डी यदि 30 नैनोग्राम पर ml से ऊपर है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, विटामिन डी ठीक है। और इस तरीके से हमें नेचुरल तरीके से विटामिन डी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, और बिना चिकित्सकीय परामर्श के हमें विटामिन डी सेल्फ नहीं लेते रहना चाहिए, लंबे समय तक नहीं लेते रहना चाहिए। बुजुर्गों में तो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, बच्चों में भी रिक्वायरमेंट है, वयस्कों में भी है, सभी वर्गों में। लेकिन यदि आपको जरा सा भी संशय है कि मुझे लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मत लीजिए, आप चिकित्सकीय परामर्श से ही लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लिवर की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किडनी की कोई समस्या नहीं है, आप बेहतर है कि बिना किसी संशय में पड़े
आप सबसे पहले जाकर के सन के थ्रू, सूर्य के प्रकाश के थ्रू आप विटामिन डी लीजिए। उसके मैंने लाभ आपको बता दिए कि किस तरीके से और भी आपको अन्य लाभ मिलेगा। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपको सप्लीमेंट ही लेनी है तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वाली जो विटामिन डी है आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सकीय परामर्श करने के बाद। अब बात आती है कि इसमें रीना जी पूछ रही है कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के तो मैं रेमेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मेरी जो चिकित्सकीय इस पे जो ओपिनियन रहेगी वो थोड़ी सुपरफिशियल रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि वो अंकुर जी निश्चित रूप से किसी न किसी एक अच्छे लीडिंग रेमेटोलॉजिस्ट के थ्रू या किसी अच्छे इम्यूनोलॉजिस्ट के थ्रू इसमें जो अपडेट्स आए इनके ट्रीटमेंट प्रोफाइल पे, उस पर वो बात आगे कभी करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा इस पे बोलना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा कि इसके ट्रीटमेंट पे क्या है, क्योंकि ये मेरे विशेषज्ञता का उसके परव्यू में नहीं आता, उसके डोमेन में नहीं आता। मैं आपको केवल इतना बताता हूँ कि विटामिन डी हमारे दैनिक जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, एक अच्छा हार्मोन है, एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, आर के अरोड़ा साहब पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस के जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली कैल्शियम एंड विटामिन डी है। तो हम कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन के साथ में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या एक इंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो देता है कि आपके बोन मिनरल डेंसिटी जो है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। तो बोन्स के मिनरल्स को फिर से ठीक करना, उसके लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी हम देते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सीवियर है, सीवियर का मतलब अगर उसको टेक्निकल टर्म्स में मैं कहूँ, अगर आपका जो टी स्कोर है किसी व्यक्ति का, अगर वो -2.5 से बिलो है, ऐसा टी स्कोर जो -2.5 से बिलो है, तो वो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस कही जाती है। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में दो तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, एक गोली के थ्रू और एक इंजेक्शन के थ्रू। जो टैबलेट के थ्रू दिया जाता है उसे हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के थ्रू या बिसफॉस्फोनेट्स थेरेपी के थ्रू, जिसमें हम बहुत सारे बिसफॉस्फोनेट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो दिए जाते हैं। इंजेक्टेबल कंपाउंड जिसे हम पीटीएच एनालॉग कहते हैं, जैसे कि टेरिपेराटाइड है, तो जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है उसको हम इंजेक्शन के रूप में देते हैं। तो हमारा पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस को बढ़ाता है और ऑस्टियोपोरोसिस को करेक्ट करता है, और वहाँ पे जो छिद्र बन जाते हैं हड्डियों में उनके अंदर की सीमेंटिंग को दोबारा से करता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का एक ट्रीटमेंट है। और बेहतर ये रहेगा कि आप डाइट, एक्सरसाइज, नेचुरल तरीके से अपने विटामिन डी को आप करेक्ट करिए। और अब चूंकि मेरे ख्याल से 5 मिनट का समय बचा है तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके बीच में मैं कह दूं आप सभी लोगों के लिए, चूंकि 1 घंटा हो चुका है। तो कहानी ऐसी है, स्वामी महावीर एक बार किसी रास्ते से जा रहे थे, तो स्वामी महावीर का एक शिष्य भी उनके साथ में था। महावीर स्वामी के विषय में उसने सुना था कि महावीर त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ पता है। महावीर स्वामी के पैर में एक कांटा गड़ गया। उस शिष्य ने पूछा कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको ये कांटा क्यों नहीं दिखाई दिया। महावीर ने उत्तर नहीं दिया और आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़ते हैं तो उसने महावीर से पूछा कि महावीर ये बताएं कि ये जो छोटा सा पौधा इस वन में लगा हुआ है इसकी आयु कितनी है। महावीर ने आंखें बंद की और कहा कि ये जो छोटा सा पौधा है ये बड़ा दीर्घायु है। इतना कहना भर था कि उस जो शिष्य था उसने वो पौधा उखाड़ करके फेंक दिया। और उसके बाद महावीर फिर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। 2 दिन बाद जब अपना प्रवास खत्म करके महावीर उस शिष्य के साथ में वापस लौट रहे थे, महावीर ने उस शिष्य से कहा कि देखो ये वही रास्ता है जहाँ से हम और तुम 2 दिन पहले गए थे, और दूर देखो वो एक छोटा सा पौधा लगा है, उस पौधे को देख करके तुम्हें कुछ याद आया। उस शिष्य ने देखा तो उसने कहा हाँ ये तो वही पौधा है जिसे मैंने उखाड़ करके फेंक दिया था। महावीर ने कहा तुम इसे क्या अब भी उखाड़ करके फेंकना चाहोगे। उस शिष्य की अब हाथ पैर फूलने लगे और वो महावीर के चरणों में गिर गया। उसने महावीर से पूछा कि महावीर मुझे ये बताएं कि ये जो पौधा जब मैंने उखाड़ करके फेंका था, आपसे मैंने पूछा था कि इसकी आयु कितनी है, तब आपने क्या देखा था, कैसे आपने गेस कर लिया था कि ये पौधा जीवित रहेगा। महावीर ने जो उत्तर दिया वो मैं आप सभी के लिए और अपने स्वयं के लिए और इस पूरी मनुष्य जाति के लिए जो इस संकट से जूझ रही है, संकट सभी के जीवन में है,
लेकिन उस संकट से जो निपटने का सामर्थ्य है वो भी परमात्मा हमें देता है। वो कैसे महावीर उत्तर देते हैं कि जब मैंने आंखें बंद करके इस पौधे के अंदर बीज रूपी आत्मा में झांका तो मैंने पाया कि ये पौधा बहुत सारे सपने सजोए हुए है। ये चाहता है कि मेरी बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं हों जिस पे पक्षी आकर के अपना घोंसला बनाएं। मेरे बहुत खूबसूरत फूल और फल हों जो भगवान के ऊपर अर्पित हो सकें, जो आने जाने वाले मुसाफिर जिससे अपना पेट भर सकें। मेरी खूब वृक्षदार छाए हो, मेरी छाया बहुत बड़ी हो जिसके अंदर आने जाने वाले मुसाफिर विश्राम कर सकें। मेरी शाखें इतनी बड़ी हों कि जिसके ऊपर सावन में महिलाएं झूला झूल सकें। तो देखिए, जब इस छोटे से बीज में इतने सपने हैं, इतनी सेवा करने का एनॉर्मस एटीट्यूड है, इतने सपने जिसने बुन रखे हों, जिसका आत्मशक्ति इतनी बड़ी हो, जिसका आत्मबल इतना प्रबल हो, वो दीर्घायु नहीं होगा तो कौन क्या होगा। तो मन अगर जिसका बड़ा है उसकी आयु भी बड़ी है। और दोबारा जो तुमने पूछा कि मेरे पैर में जो कांटा गड़ा वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया, दरअसल वो मेरी राह का कांटा था, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे उन कांटों की ज़्यादा परवाह है जो लोगों के पैरों में चुभते हैं। तो मित्रों, साथियों, आपसे मुझे ये कहना था कि अपना आत्मबल सदैव प्रबल रखिए। आत्मबल अगर प्रबल होगा तो परमार्थ बल भी हमें मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं जिसे हम नहीं कर सकते। तो जो हम नहीं कर सकते उनके लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए। जो हम कर सकते हैं उसके लिए जी जान से हमें प्रयास करना चाहिए। आपको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं कि कल का दिन आपके लिए क्या सौगात लेकर के आ सकता है, क्या वरदान लेके आ सकता है। क्षमा बुझ जाए तो फिर से जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, हिम्मत न हार इरादे न बदल, किस्मत किसी वक्त बदल सकती है। इस आशा के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि आने वाला दिन धन दौलत संपदा ऐश्वर्य आरोग्य आपको मिले, परमात्मा हम सभी पर सहाय हों, हमें अच्छी बुद्धि दें, अच्छा सामर्थ्य दें, इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर कुछ प्रश्न रह गए होंगे, मैं अंकुर शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मुझे व्यक्तिगत भेज दें। HLA-B27 के विषय में कुछ जानकारी है, और वो सब मैं उस पर कोशिश करूंगा कि जो मैं और पढ़ करके आपको बता सकता हूँ वो पढ़ करके बताने का प्रयास करूंगा, और अगर मेरी कुछ बाल समझ में होगा तो मैं आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। आप सभी अपना आत्मबल बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अच्छा करिए। तो बस इतना कहना है। आप